गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था लास्ट में आपने? हाँ, पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, संवैधानिक रूप में। पहला पॉइंट है संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता का अपवाद विधि के समक्ष समानता का अपवाद दिया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो आप याद रखिए जब किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं खासतौर पर पीटी के लिए, तो इसका मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। जब आराम से आप पढ़ते हैं ना गड़बड़ियाँ कम होती हैं। तो हम हड़बड़ी पढ़ लिए और 4 ऑप्शन आए तो हमें कंफ्यूज हो गया कि नहीं प्रधानमंत्री तो नहीं था, तो ना प्रधानमंत्री होगा ना और कोई होगा, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल। और राष्ट्रपति राज्यपाल क्यों है, इसके बड़े सारे कारण हैं। संविधान में तो स्पष्ट, और ये बात आर्टिकल 14 में नहीं लिखी गई, 361 में लिखी गई। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये विशेषाधिकार इसलिए दे दिया गया। पहला, वो इंग्लैंड में कहावत है, लिख लीजिए। इंग्लैंड में एक कहावत के अनुसार इंग्लैंड में कहावत के अनुसार राजा कभी कोई गलती नहीं करता। इंग्लैंड में कहावत के अनुसार राजा कभी कोई गलती नहीं करता। क्योंकि राजा कोई कार्य ही नहीं करता। राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि राजा कोई कार्य ही नहीं करता। और भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है। जो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करते। राष्ट्रपति राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है जो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करते। अच्छा, आपको हम याद दिला दें, देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई काम नहीं है, मतलब ये भी पद कमाल का है। राष्ट्रपति काम क्या है? जगन्नाथ यात्रा में रथ खींचना। अब बताइए, ये सब पद है दोस्तों। इसलिए आप याद करें, राष्ट्रपति का मूल काम क्या है? राष्ट्रपति भवन में घूमना टहलना। और क्या जबरदस्त अमृत उद्यान बना हुआ है, आराम से राष्ट्रपति महोदय घूमती है। और राष्ट्रपति का एक ही काम है, कभी समारोह का आयोजन करना। यानी राष्ट्रपति का ठीक वैसा काम है जैसे हमारे घर में कई एंटीक पीस लगे होते हैं। कई बार घर में झूमर लगा होता है। झूमर कोई काम होता है या शोभा बढ़ाता है घर की? कई बार लोग ऐसे मुकुट लगा लेते हैं। मुकुट न रहे तो हम नहीं रहेंगे क्या? मुकुट क्या है? शोभा बढ़ाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छा बिना गहने, वही रोटी कपड़ा मकान के बिना जीवन नहीं चलता, गहनों बिना चल जाएगा। तो ऑर्नामेंट सही है। अगर आपको
अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई काम करवाना हो, दिल्ली में कई बार लोग आते हैं बाहर से, बड़े सारे लोग बाहर से आते हैं, तो किसी से आप पूछो किससे, उस मंत्री से मिलना है। हर बार व्यक्ति मंत्री से मिलता है। राष्ट्रपति किस मंत्रालय का मुखिया है? हमारे देश में सारे काम कौन करता है? मंत्रालय। तो सवाल ये कि राष्ट्रपति किस मंत्रालय का मुखिया है? न उसके पास रक्षा मंत्रालय है, न उसके पास वित्त मंत्रालय है, न उसके पास शिक्षा मंत्रालय है, और न उसके पास रेल मंत्रालय है। उसके पास कोई मंत्रालय ही नहीं है, तो काम क्या है फिर? भाई राजनाथ सिंह के पास काम है, नितिन गडकरी के पास काम है, और मंत्री के पास तो इतना काम होता है बच्चों, 18-18 घंटे तक मंत्री काम करता है। और एक बार प्रणब मुखर्जी जब मंत्री थे, तो एक बार उनकी बेटी से इंटरव्यू लिया गया कि आप बताओ कि आप अपने पिता से क्या शिकायत करती हो। तो उन्होंने शिकायत किया कि अरे कभी हमें घुमाने नहीं ले जाते, जब भी इनकी कोई समस्या होती है मंत्रिमंडल की आपातकालीन की बैठक आ जाती है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए। तो फिर शर्मिष्ठा मुखर्जी से पूछा गया अब आपका क्या राय है? उनका मौजा ही मौजा है। तो जब देखो हम यात्रा पे ही हैं, कोई काम ही नहीं है। आपको लगता नहीं दोस्तों अगर राष्ट्रपति भवन में कोई काम ना हो तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा? काम कैसे होते हैं? कोई एट होम हो रहा है, नई मंत्रिमंडल बनी, उसको बुलाना, कोई राष्ट्रपति आया उसको बुलाना, मेलोनी आ गई उनसे मुलाकात करना। मेरे बच्चों यही राष्ट्रपति काम है। इसी काम के लिए राष्ट्रपति को इतना जला पुरस्कार मिलता है मेरे बच्चों। इसलिए ये राष्ट्रपति हैं, या अब ऐसा हम उपमा तो नहीं देंगे, उपमा आजकल तो भाई जमाना। तो मेरे दोस्तों ये सबसे बढ़िया पद है जहां बिना काम के, मतलब पद पर, सिंहासन पर कोई और बैठा है, शासन कोई और कर रहा है। राष्ट्रपति सिंहासन पर बैठता है, शासन करता है। आप लोगों में बाइक, कुछ लोग बाइक से आते हैं, या बाइक से आते हो या कैसे आते हो आप लोग? पैदल। ये तो बहुत अच्छी बात है, पैदल आना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाइक से आते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कौन लोग बाइक से आते हैं? बाइक से आते हो? बाइक आपके नाम है, पापा के नाम है? मेरे नाम है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बाइक मम्मी या पापा के नाम से, बाइक चला कोई और रहा है? दूसरी वाली बाइक है पापा के नाम। इसका मतलब है अगर बाइक पापा के नाम है तो बाइक के संवैधानिक प्रधान कौन हुए? और प्रशासन जो चला रहा है, तो बाइक का प्रशासनिक प्रधान कौन? इसे बाइक के कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री आप और राष्ट्रपति। तो सवाल यह, आप कहोगे सर ये राष्ट्रपति बनता कौन जब कोई काम ही नहीं है? तो ऐसे किसी फुक्कड़ आदमी को ढूंढा जाता है? अरे मेरे बच्चों, जो पॉलिटिकली पावरफुल होता है कभी रायसीना हिल्स नहीं जाना चाहता। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स में है। जो पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति होता है वो हमेशा 7 रेस कोर्स रोड, और उसका नाम बदल गया है, एकात्म मार्ग ही जाना चाहता है। पावर तो पीएम के पास है। अब जब उसके पास पावर ही नहीं है तो न्यायालय में क्यों उत्तरदायी ठहराओगे? पहली बात। दूसरा, हमारे भारत में बड़ी समस्या है ये फर्जीवाड़ा। अब देखो बच्चों, कोई सरकार पेपर आउट कैसे करवाना बंद कर देगी? ये बड़ी खराब है। जुगाड़, हर बात में क्या ढूंढते हैं? मेरे बच्चे। और इसलिए फर्जीवाड़े का हाल तो ये है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके गांव में किसी के व्यक्ति का झगड़ा हो गया पड़ोसी से, तो आपका भी नाम एफआईआर में आएगा। अब बताइए इससे क्या संबंध है आपका? ऐसे मेरे बच्चे जितने हमारे सांसद विधायक हैं उनके ऊपर आपको क्या लगता होगा ये हमारे सांसद विधायक सब ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, ये बलात्कारी हैं, डकैत हैं, चोर हैं? ना बच्चों ना, इनके ऊपर 90% फर्जी मुकदमे हैं। आप समझ नहीं सकते पॉलिटिकल राइवलरी कैसी होती है। हमारे यहाँ तो आप देखोगे विपक्षी दलों के ऊपर ये हमेशा, जब भी कोई सत्ताधारी एक से, आप मीडिया में तो आपको यही दिखा होगा, इस सांसद ने ऐसा कर दिया, वो सांसद ने ऐसा कर दिया। उसके पीछे कहानी कुछ और है। सारा राजनीतिक प्रद्यंता है। और हम यहाँ तक चले आते हैं पॉलिटिकल गोल सेट करने के लिए। अगर सोच के देखो, अगर यही हम छूट राष्ट्रपति के खिलाफ दे दें तो राष्ट्रपति की बदनामी नहीं होगी? तो अब था दादाजी, अरे जूलियस सीजर में लिखा गया है, किसी को तो संदेह से परे रखो, किसी को सम्मान करो। राष्ट्रपति राज्यपाल सम्मान का पद है। इसलिए आप देखो अभी दीदी आ गई, दीदी ने कहा कि एफआईआर होगा। उच्च न्यायालय ने कहा गवर्नर। कौन है? गवर्नर। इसलिए मेरे बच्चों,
हमारे यहाँ पीएम से लेके सीएम तक किसी खिलाफ एफआईआर हो सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं। फर्जी मुकदमे किसी के खिलाफ जारी कर दो। अभी तो ओवैसी के खिलाफ हमारे इतने फर्जी मुकदमे थे, उसके बदले में बोलना बंद कर दिया उन्होंने। अब भाई हिंदुस्तान में अगर आपके पास 25 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हो जाए तो आप तो पागल हो जाओगे। हर तीसरे दिन कोर्ट में प्रस्तुत होना है आपको, इसलिए मना किया गया है। ये परंपरा है। अरे किसी को संदेश ऊपर रखो, ये सब इसलिए यही पॉलिटिक्स है हमारे बच्चों। ऐसा इस स्तर पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर विचार विरोध भी हो रहा है तो वैचारिक विरोध करो। अब इतना हम नीचे गिर के किसी खिलाफ मुकदमा कर दिया, फर्जी केस बना दिया, फर्जी आरोप लगवा दिया, फर्जी फंसा दिया, ये सब पॉलिटिक्स में होता है। पॉलिटिक्स हमारे इन बच्चों जैसी नहीं है जो इतने भोले भाले बच्चे बन के बैठे हुए हैं। लिख लो मेरे बच्चों, आगे लिख लो। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 361 के अनुसार अनुच्छेद 361 के अनुसार ए, डैश पॉइंट ए लिखना है। अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश या पॉइंट ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और किसी भी आपराधिक मामले में आपराधिक अंडरलाइन, किसी भी आपराधिक मामले में न तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की जाएगी, किसी भी आपराधिक मामले में न तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की जाएगी और न ही बनाए रखी जाएगी। न तो कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ की जाएगी न बनाए रखी जाएगी। इसका मतलब यह है, अभी हमारी राष्ट्रपति महोदय जगन्नाथ रथ यात्रा में थी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उनको धक्का दे दिया उसी रथ यात्रा में और निकाला, बंदूक मार दिया, कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कि, और दूसरा भी तरीका है, अगर किसी ने मर्डर ऑर्डर किया है, देखिए मामले दो होते हैं, एक आपराधिक एक सिविल। हमारे यहाँ कानून दो प्रकार का है, एक आपराधिक है एक क्रिमिनल है, जो सिविल है। आपराधिक का मतलब है फौजदारी, क्रिमिनल। दूसरा सिविल। क्रिमिनल मामला का मतलब होता है अगर ए ने मर्डर किया तो व्यक्ति का मर्डर हुआ या पूरे समाज का मर्डर हुआ। मेरे बच्चों, क्रिमिनल मामले का मतलब है जो मामले पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। ए ने बी की हत्या की तो पूरे समाज को प्रभावित किया है, केवल व्यक्ति की हत्या नहीं इसे देखा जाए। इसे कहा भी जाता है आपराधिक का मामला जो पूरे समाज को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह का मामला है, अब विवाह में सेटल होने का मामला है, अभी ये सिविल मामला है, अभी दो लोगों के बीच विवाह होगा नहीं होगा तय कर ले अपना। हत्या, मर्डर, डकैती, इस समाज के खिलाफ, इसे समाज के ताने बाने टूट जाते हैं, क्रिमिनल मामले हैं ये। तो क्रिमिनल मामले में हमेशा दंड मिलता है, जेल की सजा होती है, सिविल मामले में नहीं। अब मान लीजिए कोई कह रहा है संपत्ति मेरी है, कोई कह रहा है मेरी है, तो उसमें क्या होगा,
न्यायपालिका किसी को जेल में थोड़ी भेजेगी, वो कह देगी आपका ये मामला है। लेकिन आपका संपत्ति का झगड़ा, आपके और भाई के बीच संपत्ति का झगड़ा हो गया, व्यक्तिगत मामला है। पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो गया, व्यक्तिगत मामला है। अभी देखो ये सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है। अपने घर में प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये सिविल मामला है। कहने को पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है लेकिन इससे दो पड़ोसी ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए आपराधिक मामले के एक और तरीका आपको बता दें। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जेल में बंद है, उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति बना दो, मामला खत्म। आपने सही सुना, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है आपराधिक मामलों में, उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल बना दो। यही तो लिखा गया है, न तो कोई मामला आरंभ किया जाएगा और न कोई बना रहेगा। इसका मतलब पहले से किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामला कोई चल रहा है और बीच में राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गया, मामला निलंबित रहेगा। आप कहो कब तक? जब तक पद पर है, पद पर रहने के दौरान, रिटायरमेंट के बाद नहीं। रिटायरमेंट के बाद फिर खूब चमेले लिए जाओगे। इसलिए, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, हत्या किया है, उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाए, तो मैं खुराफाती दिमाग का प्रयोग कर रहा हूं। मेरे बच्चों, इतने बड़ी गरिमा में पद पे बैठने वाले व्यक्ति को, मर्डर को इतने बड़े पद पे बैठेगा? नहीं होगा। बस एक बात आपको याद दिला दें, अब तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में कलराज मिश्रा, उमा भारती, आडवाणी, इन तीनों खिलाफ मामला चल रहा था। लेकिन कलराज मिश्रा कभी भी न्यायालय के सामने नहीं गए क्योंकि वो गवर्नर हो गए राजस्थान के। आडवाणी जाते रहे, बहुत बुरा हुआ आडवाणी के साथ। कब राष्ट्रपति बन गए होते 5 साल के लिए, कोर्ट में जाने से छुट्टी तो मिल जाती। इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को यह विशेषाधिकार दिया गया। लेकिन कहाँ? आपराधिक मामले में। याद रखिए, सिविल मामले में नहीं है। अब देखिए, पति पत्नी के झगड़े का कोई उम्र नहीं होती, कोई पद नहीं होता, कभी भी लफड़ा हो सकता है भाई। संपत्ति का झगड़ा तो कभी भी हो सकता है ना। तो मान लो कि राष्ट्रपति महोदय का भाई से झगड़ा हो गया संपत्ति का। हमारे तो रामनाथ कोविंद, हमारे तो एक से राष्ट्रपति बच्चे हो रहे हैं, इतना बड़ा पद है, इस पे मर्डर, हत्यारे के जाने के तक संभावना ही नहीं व्यक्त कर सकते। इतना सम्मानीय पद है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका बड़ा सम्मान था, विद्वान व्यक्ति थे, दोनों हाथों से लिखते थे अंग्रेजी, मतलब वो लॉयर तो थे ही, इंग्लिश के बड़े विद्वान थे। एक बार हमारे यहाँ प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनकी बड़ी काबिलियत थी, प्रोफेसर थे इंग्लिश के, लिखते थे उर्दू में। उनसे पूछा गया था भारत में कितने लोग इंग्लिश जानते हैं? उनका 2.5 लोग जानते हैं। उनका एक तो मैं जानता हूँ, सच में जानते थे भाई, प्रोफेसर ही थे वो। उनका दूसरा राजेंद्र प्रसाद, उनको आधा नेहरू। तो राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़ा सम्मान था उनका राष्ट्रीय। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति रहे। कलाम साहब ऐसे हमारे राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, ये संवैधानिक मर्यादा है। इसे हम खुराफाती दिमाग न लगाए कि मर्डर करके राष्ट्रपति राज्यपाल बन जाए। मतलब विचार ये है, राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसा कर ही नहीं सकता मेरे बच्चों, ऐसे नहीं सोच सकते। हमारा दादा ऐसा कर देगा? नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल, कलाम साहब, कलाम के बारे में कहा जाता था कभी सन्यासी कोई आया था राष्ट्रपति भवन में, ऐसा पद गरिमा में है। और द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं, कितनी भद्र महिला है, आराम से बोलती हैं। इतना बड़ा पद हमें मिल जाए तो मैं 4 बार उछलूं पहले, ऐसे 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 करूं। ये भी बड़ी बात होती है बच्चों। यहाँ तो बच्चे पीटी पास कर जाते हैं, ऐसे ऐसे उछलते हैं। हमने कहा क्या हो गया? बस पास हो गया एग्जाम। तो राष्ट्रपति भवन जिसको मिलता होगा वो सिंहासन पर बैठता है, बार बार उछल जाता है। लेकिन अगर मान लो कि, और हमारे यहाँ तो कोविंद साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना घर ही गांव को दान कर दिया। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, पैतृक निवास को दान कर दिया। तो ये लोग संपत्ति का झगड़ा करेंगे, इसकी संभावना कम है। फिर भी संविधान निर्माता ने ये बात लिख दी है, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला बना रहेगा, न चलाया जाएगा। पद पर रहने के दौरान उस हिरासत में नहीं लिया सकता। और तीसरी बात, वो अपने किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। तो बस इतना जो चीज आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट समझना जरूरी है। लिखवाना तो एक बहाना है, और आप चाहे तो मैं न भी लिखवाऊं।
लिखवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लिखवाने में टाइम बच जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। ये अपने पद पर रहने के दौरान अथवा बाद में अपने आधिकारिक कार्यों के लिए, ये अपने पद पर रहने के दौरान अथवा बाद में अपने आधिकारिक कार्य अंडरलाइन, आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। पद पर रहने के दौरान अथवा आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। जो बातें आपको स्पष्ट बता दें, देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल के दो काम है। अच्छा, आपके भी कोई आधिकारिक कार्य हैं क्या? आपके कोई आधिकारिक कार्य हैं? कौन से आपके निजी कार्य हैं, कौन से आधिकारिक कार्य हैं? बोलो बच्चों, है या नहीं आपके आधिकारिक कार्य? किसके? आप लोगों का आधिकारिक कार्य नहीं है, क्यों? क्या है मेरे बच्चे? अरे मेरे बच्चे, ये देखो, मतलब ये इतनी विरोधाभास बातें कर रहा है। मैं किसी से पूछूं कि भाई ये यार अविवाहित आदमी कितने बच्चे हो सकते हैं? अरे मेरे बच्चों, जैसे अब देखो कितनी विरोधाभास बात है। ये कह रहा है मेरा आधिकारिक काम है। अधिकारी बनोगे तब आधिकारिक काम आएगा, फुक्कड़ बने घूम रहे हो आधिकारिक काम होगा? माय गॉड, आधिकारिक काम किसका है? जो किसी पद पे है मेरे बच्चों। आपका आधिकारिक काम कौन होगा भाई? कमाल की बात है यार। ओ माय गॉड, अब किसी अगर मान लो कि आप जॉब में है भाई, जो सार्वजनिक दायित्व पर है उसी के तो आधिकारिक कार्य होंगे। इसे आधिकारिक काम किसका होगा? डीएम, सीएम, पीएम का, राज्यपाल का, गवर्नर का। ये पद पे है। हमारा सारा काम आधिकारिक है। हाँ, हमारा सार्वजनिक और निजी काम हो सकता है। हमारे काम इस तरीके हो सकते हैं। निजी का मतलब है आराम से बैठकर कमरे में, निजी काम है मेरा। और कई बार तो मैं करोड़ बाग जाता हूँ उधर तक। एक बार बच्चा इसे पी के मेरे मुंह फूंक दिया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, बताओ तुम। मेरे बच्चों यही देखो सब, अभी तो इधर तो बहुत गनीमत है, इधर कोई बच्चे को भी ये सब पीते तो नहीं दिखते। मुझे कमरे उमरे में पी के आते हैं, तो बाहर नहीं दिखते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। उधर देखो दोस्तों, अब यही सब दिक्कत है। यही सब कई बार आदमी जरूर ज्यादा पैसा मिल जाए। कई बार हम बच्चे जो छोटे बैकग्राउंड से आते हैं उनको दिल्ली में लेकर के आता है। ओह माय गॉड, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। जिनके पास बहुत सारी हैं बीमारियां भी अलग अलग है मेरे बच्चे। और रात में कहाँ जाते हैं पता नहीं होगा। अरे रात में कहाँ इंडिया गेट पे घूमने जाते हैं और क्या। हाल की बात है यार। ओ मेरे बच्चों, आप जहां अरे मेरे बच्चों, आप अभाव ही आप में प्रेरणा दे रही है। हम उल्टा सोचते हैं, जितने अभाव में हो वही आपको मोटिवेशन दे आगे बढ़ने के लिए। तो कभी इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे निजी रूप में कोई आधिकारिक कार्य नहीं होते। राष्ट्रपति का आधिकारिक काम है भाई। जो जिसका आधिकारिक काम है उसका व्यक्तिगत काम भी होगा, लेकिन जिसका व्यक्तिगत काम हो आधिकारिक काम हो जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति का व्यक्तिगत कार्य कौन सा है? पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, व्यक्तिगत काम है। बाइक के साथ झगड़ा हो गया, व्यक्तिगत काम है। अब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया कि इस व्यक्ति को सजाए मौत दे दिया जाए, उसका आधिकारिक काम है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। राष्ट्रपति ने कोई नागरिकता अधिनियम बना, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया उस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड बना, उस पर राष्ट्रपति ने अधिनियम में साइन कर दिया। ये राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्य है। अगर कभी आधिकारिक कार्य में कोई गलती हुई तो न्यायालय के समय राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि सारे काम पे सिग्नेचर उसी का होता है।
जितने हमारे यहाँ लॉ बनती है, राष्ट्रपति केवल काम नहीं करता, क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति काम नहीं करता, उसका नाम फिर भी होता है। करता है तो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कन्हैया है मोदी जी। नाम किसका हो रहा है? राष्ट्रपति महोदय का। इसलिए आपको हम याद दिला दें, राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों के लिए कभी भी उसे न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। क्यों? काम ही नहीं करता। फिर वही बात आ गई, अब न्यायालय के सामने उसे क्या उत्तरदायी ठहराओगे? कोई काम होगा तब तो। लेकिन एक मामले में उसे न्यायालय के सामने लाया जा सकता है। अगला अंतिम पॉइंट, अगला, परंतु किसी सिविल विवाद में, सिविल या दीवानी, किसी सिविल विवाद में जो संपत्ति या पारिवारिक विवाद से संबंधित होती है, किसी सिविल विवाद जो संपत्ति या पारिवारिक विवाद से जुड़ा होता है, किसी सिविल विवाद में इन्हें न्यायालय के समक्ष किसी सिविल विवाद में इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से छूट नहीं दी गई है। प्रस्तुत होने से छूट नहीं दी गई है, बशर्ते इसके लिए 2 महीने के पहले की नोटिस देनी होगी। बशर्ते इसके लिए 2 महीने पूर्व नोटिस देनी होगी। दो महीने पूर्व नोटिस देनी होगी। दो महीने पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल अब देखिए, बात इसमें पूरी बात ये लिखी गई कि मान लीजिए संपत्ति के विवाद में, घर के विवाद में पत्नी पत्नी का झगड़ा कहीं हो जाए, घर का झगड़ा हो जाए, यानी राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति पर पद के दौरान भी मुकदमा कर सकती है, लेकिन वो आपराधिक मामला नहीं है, सिविल मामला है। और आप जानते हैं आपराधिक मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। सिविल मामले में अरेस्ट नहीं होता, आपराधिक मामले में क्या होता है? अरेस्ट होता है। तो सिविल मामला चल रहा है भाई, संपत्ति का मामला है। सिविल मामला उनके पद के दौरान भी चल सकता है, बशर्ते उन्होंने व्यक्तिगत रूप में ऐसा किया हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की पत्नी, अगर कोई ऐसा, या राष्ट्रपति का पति कोई ऐसा मामला लाना चाहता है, तो उसे 2 महीने पहले की नोटिस देना पड़ेगा और बाकायदा बताना पड़ेगा मेरा घर ये है, एड्रेस बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि क्यों राष्ट्रपति के खिलाफ लाना चाहता है। हो सके फर्जी ला दे, ये सारे कंडीशन रखे गए हैं। कारण बताना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद इसको एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई राष्ट्रपति बना हो और राज्यपाल बना हो और उसके खिलाफ ऐसे मामले, सिविल मामले भी आ गए हों। क्रिमिनल मामला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, प्रतिभा देवी जी पाटिल थी एक बार, तो उनके पति के ऊपर कुछ आरोप ऐसे लगे थे। अब सामान्यतः अदरवाइज हमारे यहाँ किसी राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे। हाँ, एक बार ऐसा हो गया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के ऊपर ऐसा आरोप था कि राज्यपाल के बेटे व्यापम घोटाले में कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे और राज्यपाल ने रिजाइन कर दिया, राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया। राज्यपाल के खिलाफ कभी कभी मामला आ भी गया है, राष्ट्रपति के खिलाफ कभी नहीं। लेकिन आप याद रखिए, ये संविधान के द्वारा दिया गया है, छूट है। छूट कहिए, विशेषाधिकार कहिए, उन्मुक्ति कहिए। इसलिए आप याद रखिए, समानता और विशेषाधिकार एक दूसरे का विरोधी है। अब जरा सोच के देखिए, समानता का मतलब क्या है? न कोई राजा होगा, न कोई सामंत होगा। समानता का मतलब होता है कि सभी के साथ समान, सभी का समान महत्व देखा जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए बच्चों,
देखिए, विषमता दो प्रकार की होती है, एक जन्म से, दूसरा कर्म से। कई बार हम ये सोचते हैं समानता का मतलब क्या है, हम जन्म की विषमता को हटा सकते हैं या कर्म वाली विषमता को हटा सकते हैं। तो आप याद रखिए, देखिए विषमता दो प्रकार की है। इसे जब कई बार हम कहते हैं कि बस समानता और विशेषाधिकार एक दूसरे के विरोधी है, तो कई बार हमने कुछ विशेषाधिकार पदों कारण दे रखा है, अब वो विरोधी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, विषमता भाई पीएम है, सीएम है, डीएम है, राष्ट्रपति है और राज्यपाल है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल को जो छूट हमने दे रखी है वो किसी को नहीं है। और दूसरी तरफ एक और विषमता कैसी होती है, कोई राजा है, कोई सामंत है, कोई जागीरदार है और कोई एक सामान्य व्यक्ति है। अब जरा सोच के देखिए, यहां पर भी विषमता आती है, सब एक जैसे कंडीशन में नहीं है। यहां पर भी विषमता थी, ये सारी विषमताएं जन्म से हैं, ये सारी विषमताएं पद के कारण है, कहीं न कहीं योग्यता कारण, क्षमता कारण। दूसरा, ये पद सबके लिए खुले हुए हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। ये पद सबके लिए नहीं खुले थे, जाति, लिंग, धर्म तमाम उस पर रिस्ट्रिक्शन थे। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप सोचें कि ऐसे हम समतामूलक समाज की स्थापना कर दें जहां कोई भेद ही न हो पाए, संभव नहीं है, तार्किक भेद आपको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि समानता विशेषाधिकार का विरोधी है, लेकिन कुशलता को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। किसी भी समाज में कुशलता को आप पीछे नहीं कर सकते कि भाई जो बड़े पद पर है उसको कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इसका मतलब आप ये कहिए, अगर इन सबको, राष्ट्रपति राज्यपाल को ज्यादा कुछ विशेषाधिकार दे दिया गया है, ये विशेष दायित्व है या विशेषाधिकार है? विशेष दायित्व ज्यादा है, विशेष दायित्व ज्यादा है, जो जन्म के आधार पर नहीं मिला हुआ है, कर्म के आधार पर मिला हुआ है। और सभी के लिए ऐसा है, एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं। लेकिन एक और बात है जहां हमारा कानून लागू नहीं हो पाता है। एक तो राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, एक राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया जिन्हें विशेष अधिकार दिया गया 14 में। कुछ व्यवहारिक बातें हैं, जैसे कभी आप देखो कि मान लीजिए कि आज की डेट में इंडिया और चाइना के बीच संबंध ठीक नहीं है। अभी अभी हाल में ही चाइना का राजदूत हमारे यहाँ अपॉइंट हुआ है, और चाइना का राजदूत सीपी में वाहन चलाते हुए किसी कुचल दिया। आपने पुणे में घटना देखी होगी। अगर पुणे वाली घटना को देखा जाए तो भाई राष्ट्रपति राज्यपाल तो अपना वाहन चलाता नहीं, हमेशा ड्राइवर चलाते हैं, उसके चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब राजदूत को ऐसा लगे कि अपना वाहन चलाए, और हम चूंकि चाइना के राजदूत के खिलाफ पहले से ही मूड बना चुके हैं कि इसको खोपचम लेना है, बहाना चाहिए हमें। और बहाना क्या चाहिए, सीपी में अपना वाहन लेकर आए, किसी कुचल दिया, तो क्या उस राजदूत को पकड़ के अपने से दंड दिया जाए ना दिया जाए? नहीं दिया जाए। ये संविधान में लिखा गया परंपरा है, ये परंपरा है। दुनिया के हर देश इतने डिप्लोमेटिक नियम को पालन करते हैं क्योंकि उस देश के राजदूत को हमारे यहाँ के कल्चर, नियम, कानून के बारे में नहीं पता है। यूरोप में आप देखेंगे तो वो वाहन हमेशा जो चालक होता है वो बाईं सीट पे होता है, यहाँ दाहिनी सीट पे है। तो मान लीजिए उनको कोई यूरोप का व्यक्ति है, राजदूत हो गया और वाहन चलाया, उसको पता नहीं चला, तो आप कहेंगे सर ये बताओ, अगर कोई यूरोप का डिप्लोमेट है, अमेरिका का डिप्लोमेट है, उसके खिलाफ हमारे यहाँ मुकदमा नहीं चल सकता? नहीं। और ऐसा डिप्लोमेट कभी करता नहीं है। डिप्लोमेट अपने आप में पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर अमेरिका के राजदूत ने कोई यहाँ पे अभद्र काम कर दिया, पूरे देश की बदनामी होती है। ये घटना अपने आप पर रेयर है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया है कि अगर उसके खिलाफ कभी ऐसा कोई मामला आ भी जाए तो हमारे देश में उसका कोई मुकदमा नहीं चल सकता। हम ये कहेंगे उसको आप वापस भेजेंगे, उस देश को शिकायत करेंगे, वो देश उसको ट्रायल कर सकता है, उसकी मर्जी है। सामान्य बातें रेयर होती हैं। इतने डिप्लोमेट को इतनी छूट हर जगह दी जाती है। अंगद को इतनी छूट दी गई थी। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे थे तो रावण ने कहा था को मार दिया जाए, तो विभीषण कहा नहीं, दूत को मारना। अच्छा, दूत को प्रतिबंध, ये दूत को पीटने पे, दंड देने पे क्यों प्रतिबंध है? क्योंकि देशों के बीच झगड़े चलते ही रहते हैं, देशों के बीच समस्या चलती रहती है, पहला। और दूसरा, राजदूत कई बार अप्रिय बात भी कह सकता है। अप्रिय बात कह दिया, गुस्सा लगे, पीट ही दिया किसी ने, मना किया गया है। तो राजदूत को जो एग्जम्पशन मिलता है वो संविधान में नहीं है, व्यवहारिक है।
और वो एक सभ्य देश होने के नाते हर देश एक दूसरे को देता है। हाँ, कई बार पाकिस्तान इसकी भी सीमा लग जाता है। कई बार हमारे राजदूतों को बड़ी कुटाई हुई पाकिस्तान में, बाद में हमने भी कूटा यहाँ पकड़ के, बराबर करती है मामला। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो अजय बिसारिया थे, भारत के राजदूत थे पाकिस्तान में, खोपचे में लेके वो पिटाई हुई, पूछो मत। राजदूत को पीटना नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग तकाजा वजह नहीं मानते। तो लास्ट एक लाइन लिख लीजिए। व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में क्या लिखा आपने? क्या लिखा? व्यवहारिक रूप में अधिकांश राज्य या सभी राज्य व्यवहारिक रूप में अधिकांश या सभी राज्य और राजदूतों को सभी राज्य राजदूतों को विधि के समक्ष समानता के विचार से छूट प्रदान करते हैं। विधि के समक्ष समानता के विचार से छूट प्रदान करते हैं। हेडिंग चेंज कर लीजिए। विधि के समक्ष समानता के विचार छूट प्रदान करते हैं, लेकिन समानता की आधी कहानी डीपीएसपी में बता देंगे। यहाँ तो समानता की आधी कहानी है, बाकी कहानी क्या है? निर्देशक तत्व में। और समानता की पूरी बात कही जाए तो हमें डीपीएसपी भी लाना पड़ेगा, निर्देशक तत्व लाना पड़ेगा। हाँ बताइए, तेजी से, बस शांत, तेजी से बोलिए। क्या कॉमन मैन? नहीं, कॉमन मैन के लिए इसी कोई छूट नहीं है। अगर मान लीजिए आपने सवाल पूछा, अमेरिका का राजदूत यहाँ कोई अपराध कर दे तो उसको हम दंड नहीं देंगे, उसको हम उसके जैसे वापस भेज देंगे। लेकिन अमेरिका कोई सामान्य नागरिक हमारे यहाँ आके अपराध करे तो वही खोपचे मिलेंगे जैसे बाकी को लेते हैं, उसमें कोई छूट नहीं है। और हाँ, कई बार ऐसा विवाद हो जाता है। एक बार हमारे यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें अमेरिका के फिल्म निर्माता रिचर्ड गेरे और हमारे यहाँ शिल्पा शेट्टी मंच में थी। और रिचर्ड गेरे ने जो मंच पे किया वो हमारे यहाँ मान्यतापूर्ण नहीं है, अमेरिका में खूब मान्यतापूर्ण है। देखिए, अमेरिका कल्चर अलग है ना, हमारा कल्चर अलग है। लेकिन उसके लिए कई लोग तो मुकदमा कर दिए, रिचर्ड गेरे को पकड़ो यहाँ पे। सरकार ने कहा भाई ऐसा मामला मत करो, क्योंकि वो इस कल्चर को जानते नहीं कि हमारे यहाँ कल्चर क्या है। अब हम कहीं पर तो नमस्कार करते हैं, वो अमेरिका वाले इधर उधर करते हैं, सब वो थोड़ा सा मामला फर्क होता है। हेडिंग क्या लिखा आपने? क्या मेरे बच्चे क्या पूछ रहे हो? राष्ट्रपति राज्यपाल किसी की सजा माफ करवा सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को सजा हो नहीं सकती, लेकिन सजा माफ करते हैं, ये आगे बता देंगे। नहीं 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 नहीं, अब ये तो कई बार होता भी है, विवाद का विषय होता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट होगी या उसके बच्चों को? राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट दो ही को है। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है, बच्चों कारण पिता का नाम रोशन होता है। कई बार बच्चों कारण कुछ लोग प्रधानमंत्री तक नहीं बन पाए। उसमें राहुल गांधी नहीं, अरे मेरे बच्चे उसमें थे, जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उनके बेटे ने ऐसा कांड कर दिया कि पूछो मत, मैं बता नहीं सकता। तो कई बार ऐसा हो जाता है मामला। हाँ पूछो मेरे बच्चे, तेजी से।
हाँ बिल्कुल, एकदम जैसे हम उनको भेजते हैं, हमारे डिप्लोमेट के साथ वही व्यवहार होता है, वही व्यवहार करेंगे। और क्या, सब देश करेंगे। ये थोड़े कि हम भेजेंगे वो खूब चम ले लेंगे, ना 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 बच्चों, सब वही व्यवहार करेंगे, सब व्यवहार करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है कि जो हमने कहा था कि आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, उसका वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंपल सा मतलब बच्चों, मान लो कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में बिलावजह जंजीर खींचना जुर्म है कानून के हिसाब से। अब आप ये कहोगे एसी फर्स्ट में बैठकर जंजीर खींचो तो कानून अपराध नहीं है, और जनरल वाले में खींच दो तो अपराध है। क्लास यही तो है, क्लास के बेस पर ऐसा अंतर नहीं किया जाएगा। किसी ने भी रेल कानून का उल्लंघन किया, अब सवाल है कि रेल में मना किया गया है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाना मना है। अब सवाल है कि हमारे साथी कोई ज्वलनशील पदार्थ हो तो हम क्या करें? तो अब मान लो कि एसी फर्स्ट में बैठने वाला व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ ले जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये क्षमा है, और जनरल कोच वाला ले जाएगा तो हमें दंड है। सबके लिए दंड का प्रावधान होगा। यही तो एक वर्ग के आधार पर अलग अलग कानून लागू नहीं होंगे, यही तो मतलब है। बताओ मेरे बच्चे, इतना पूछने की जरूरत है क्या? अच्छा पूछो पूछो मेरे बच्चे। हाँ देखो, ठीक, बैठ जाओ। अरे मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, जब पद बहुत बड़ा होता है, देखो अलग अलग तरीके से किसी मूर्ख व्यक्ति को दंडित देना हो, 2-4 सोटे मारना पड़ता है, ठीक है। लेकिन किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को दंडित करना हो तो मैं बस इतना कह दूं, शेम शेम, इतना बहुत हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अलग अलग, भाई सम्मानित कोई व्यक्ति है तो आपने पूछा कि राष्ट्रपति और उनको राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया सकता है? बिल्कुल ला सकता है। अरे महाभियोग क्या है कि हमने आपको पद से हटा दिया, एक तरीके से हमने आपकी बदनामी की। महाभियोग किसी को दंड देना थोड़े है। मुकदमे में तो आपराधिक मामले में आप जेल में जा सकते हो, दंड मिल सकता है आपको। महाभियोग का सीधा मतलब है कि आप संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, लिहाजा पद से बाहर जाइए, इतना ही मामला है। यानी उसमें केवल बेइज्जती वाली बात है, दंड वाली बात नहीं है। और कहा भी जाता है बड़े पद पर बैठे, याद रखो बच्चों, कई बार जीवन में सम्मान का महत्व इतना बड़ा हो जाता है कि उसका किसी से कंपनसेशन नहीं होता। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति है, उसका सम्मान ही सबसे बड़ी चीज है, इसलिए इसी बात रखी गई है। तो महाभियोग से छूट नहीं है, राष्ट्रपति को महाभियोग से छूट नहीं है, जेल से छूट है। और जेल और महाभियोग में बहुत बड़ा फर्क है। अब आगे बढ़े। मेरे बच्चों, आपने तो बाबा का बुलडोजर देखा होगा, उससे बड़ा बुलडोजर जानते हैं कहा किसके पास है? हमारे पास है। ये संविधान है या बुलडोजर है? संविधान है, बुलडोजर है? बुलडोजर है बच्चे। संविधान तो ऐसा बुलडोजर चलाया, इसलिए कभी आप याद रखो, समाज की विषमता को समतल कर दिया। ये संविधान नहीं है। एक बात याद रखो बच्चों, खास तौर पे दुनिया में समाज में बदलाव तो हर जगह होता है। कई जगह खूनी बदलाव होता है, कई जगह सोवियत संघ बदलाव हुआ, क्रांति हो गई, हिंसा हुई। और हमारे यहाँ माओवादी भाई अभी भी कहते हैं तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। हम माओवादी समझाते हैं, हम कह क्या क्या तुम्हें चाहिए? उनका समानता चाहिए। हम कहे अरे आज इधर आ जाओ, समानता लेना है तो होले होले आ जाओ, समानता लेना है तो होले होले दोगे तो मंचे पे डिस्को। और आप कहोगे होले होले समानता कैसे आती है? संविधान लाता है मेरे बच्चों। 75 साल लौट के पीछे देखो, जब हमारे यहाँ सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त गए थे निर्वाचक नामावली बनाने, एक महिला से पूछा अपने पति का नाम बताओ, उनका चुन्नू के पापा। महिला ने कहा अरे, सुकुमार सेन दंग रह गए, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आईएएस थे। उनका ऐसा भी समाज हो सकता है जहां महिला पर नाम ही बताने को तैयार नहीं है। और आजकल एक जमाना आ गया जहां महिलाएं पति का नाम ही नहीं लिखती। भाई आजकल मेरे बच्चों, आजकल तो सिंगल आजकल जो बहुत पढ़ी लिखी मैं शादी ब्याह नहीं करती। मैंने तो यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने जितने प्रोफेसर को देखा, या तो उनकी शादी नहीं हुई थी या तो उनके पति के बीच तलाक हो गया था। ये महिलाओं को यहाँ इतनी बच्चियों को बैठने का अधिकार किसने दिया? एक बार जाके संविधान को ऐसे करना है। धन्यवाद प्रभु। संविधान को ऐसे करना, संविधान ने आपको बैठाया या ताऊ ने? हाँ, संविधान ने।
ताऊ ने नहीं, घर वालों ने नहीं, संविधान ने कई लोगों ने लॉन्च करा दिया दोस्तों, उठा के दंदना के चूल्हे से कहां भेज दिया, क्लासरूम में। नहीं बताओ, ये मेरे बच्चों, संविधान ने यहां भेजा। दूसरी बात, आप देखते हो द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति कैसे हैं, किसके कारण? संविधान कारण। ऐसा है तो जो काम बाकी जगह तमंचे से हुआ, हमारे यहाँ कैसे हो गया? बटन दबाओ और चेंज, बटन से होगा, बैलेट से या बुलेट से? व्हाट एन आइडिया बच्चों। समाज के परिवर्तन क्या तरीका है? अरे मेरे बच्चों, जो काम नारायण गुरु नहीं कर पाए, जो काम विवेकानंद नहीं कर पाए, जो काम महात्मा गांधी नहीं कर पाए, वो काम किसने कर दिया? बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता तो आए, सामाजिक कार्यकर्ता समाज को बदल नहीं पाए। समाज को सबसे ज्यादा किसने बदला? संविधान से। कैसे? हिंसा से या प्यार से? और याद रखो, जहां हिंसा समाज बदलने का प्रयास किया गया, सोवियत संघ दर खड़ा गया, बात बड़ी नहीं है। नॉर्थ कोरिया जब देखो तब ठांस देता है, लोग बोल नहीं पाते डर से। और हमारे यहाँ संविधान कैसा बदला बच्चों, इसे लिख लो। इसलिए ये संविधान है या सामाजिक क्रांति? क्रांति कैसी होती है बच्चों? क्रांति कैसे होती है? आमूल चूल परिवर्तन। राजा के शासन से लोकतंत्र आ जाना क्रांति है, सामंतवासी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाना रेवोल्यूशन है, और पितृसत्तात्मक समाज के बजाय महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाना क्रांति है। सामान्य बात है, क्रांति है। अभी भी क्रांति थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को और अभी आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे लिख लो, कैसी क्रांति है जरा लिखो आप। हेडिंग क्या लिखा? हाँ, हेडिंग नहीं लिखा, आगे लिखो। समानता, हेडिंग है समानता और सामाजिक क्रांति। समानता और सामाजिक क्रांति। अच्छा, अभी भी सामाजिक क्रांति हो रही है। देखो आपको पता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सामान्य बात है, क्रांति है? क्रांति है मेरे बच्चों। क्योंकि हरियाणा में जब पहली बार पंचायत का चुनाव होने को आया, तो हरियाणा में पंचायत का चुनाव लोगों ने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण किया गया था। एक ताऊ से पूछा गया, ताऊ क्या बात है, अरे चुनाव में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे हो? ताऊ ने कहा, अब हमारे इतने खराब दिन आ गए कि लुगाइयों का शासन हमारे ऊपर होगा। ये विचारधारा थी बच्चों। अरे पुरुषों ने कहीं महिलाओं को आजाद थोड़ी किया। जो भी शक्तिशाली होता है कमजोर को आजाद कभी नहीं करता। कमजोर को आजाद होने के लिए चेतना चाहिए, विचार चाहिए, आइडिया चाहिए। आइडिया कहाँ से आ रहा है? एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। जहां सोच है वहीं संविधान है। लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखे? पहला पॉइंट, भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जिसके द्वारा विशेषाधिकारों पर आधारित और विषमतामूलक समाज, विशेषाधिकारों पर आधारित और विषमतामूलक समाज को
समान बनाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। समान बनाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसलिए यह उल्लिखित है कि राज्य के द्वारा इसीलिए यह उल्लिखित है कि राज्य के द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, राज्य के द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, या इनमें किसी भी एक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट में आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ब्रैकेट में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इसके अनुसार राज्य जिन भी विधियों का निर्माण करता है अथवा नीति का निर्माण करेगा, राज्य जिन विधियों का निर्माण करता है अथवा नीति का निर्माण करेगा उसमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, एक खास बात है, इसका मतलब है कि राज्य अगर कोई विधि का निर्माण करेगा, राज्य क्या काम करता है? विधि का निर्माण करता है, राज्य पॉलिसी मेकिंग करता है, हमारे तो राज्य के सारे काम हैं। इसलिए जरा सोच के देखो, अगर नागरिकता अधिनियम बनता है तो केवल क्या इंपॉर्टेंट शब्द है? मान लीजिए कि कल के लिए कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड बनता है, नागरिकता अधिनियम बनता है, पासपोर्ट अधिनियम बनता है, केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जिन आधारों पर भेदभाव हो सकता है उसमें स्वाभाविक रूप में मान लीजिए कोई शैक्षिक योग्यता का भेदभाव हो सकता है। अब राज्य कोई विधि बनाए, अच्छा मान लीजिए राज्य ने विधि बना दिया है कि एमबीबीएस वही, यानी मेडिकल साइंस में मेडिकल प्रैक्टिशनर वही उसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो। अभी बड़ा विवाद आया था। केवल शब्द का मतलब है भेदभाव शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। भेदभाव शारीरिक क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। अब मान लो पुलिस में किसी को सीआरपीएफ में भर्ती करना है और वो व्यक्ति शारीरिक रूप में बहुत ही कमजोर है, तो नहीं, हमें जाना ही है इसमें, यहां पर भेदभाव कर सकते हैं।
और मान लीजिए कि व्यवसाय है, तो हमने फिर बताया था शारीरिक क्षमता के आधार पर, किसी व्यवसाय के आधार पर भी हम भेदभाव कर सकते हैं। कई जगह फिजिकल फिटनेस, अब आईपीएस बनने की मिनिमम हाइट है, तो वो हमेशा हम हाइट पालन करेंगे उसमें। इसका मतलब केवल शब्द इंपॉर्टेंट है, केवल इन आधारों पर भेदभाव, इसका फिर वही बात हो गई, ये भेदभाव के तार्किक आधार है। भाई धर्म हमें पैदाइशी मिल जाता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। कुछ चीज़ें हमें पैदाइशी मिलती हैं, जाति पैदाइशी मिल गई, हमें पता भी नहीं था कि जाति में पैदा हुए, वो तो बाद में पढ़ना लिखना शुरू किया, पता अच्छा यही जाति के हमें। लिंग, अब बताइए, वो तो हम पैदाइशी मिला। आजकल लोग इधर उधर छेड़छाड़ कर रहे हैं चेंज करवाने में, आजकल तो हर जगह हमारे दोस्तों बड़े होशियारी हो रही है। ये तो पैदाइशी मिली। और रेस का मतलब क्या है? दौड़ने वाला रेस नहीं है। रेस का मतलब है, इसे कहते हैं कई बार प्रजाति कहते हैं, कई बार एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, एक और शब्द का प्रयोग करते क्या है? नस्ल। प्रजाति होती है शारीरिक लक्षणों के आधार पे। तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के लोग मंगोलाइट प्रजाति, उधर नेपाल, इसका मतलब आर्य प्रजाति, मंगोलाइट, नीग्रो, अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। कई बार आपको मुखर्जी नगर आसपास निग्रो अफ्रीकन दिखते होंगे। ये नहीं याद रखिए, प्रजाति के आधार पर भी, और हमारे यहाँ तो ऐसा देश है हर प्रजाति के लोग लगभग है, प्रजाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रजाति का मतलब है फिजिकल फीचर के आधार पे जो लक्षण बनते हैं वो प्रजाति है। उसके बाद जन्म स्थान। अब बच्चों सोचो, कई बार तो ऐसा होता, अंग्रेजों के ज़माने थे, कई बार तो पता चला कोई भारतीय जा रहा है मॉरिशस, भारतीय मॉरिशस जा रहा है तो जाने में जहाज लेता था 3 महीने, अब उसी बीच में कोई बच्चा पैदा हो गया। अब मैं कह दूं जहाज में बच्चा हुआ पैदा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बात ठीक नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है एयर स्पेस, ऊपर कोई बच्चा पैदा हो गया, जहाज जा रहा है वहीं पैदा हो गया। अब वो वजीराबाद में पैदा हो जाए चाहे तमिलनाडु में, उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और नागरिक है तो, और हो सकता है भाई सोनिया गांधी कहीं और पैदा हुई हो। हमारे यहाँ सोनिया गांधी को वोटिंग राइट है कि नहीं है? हमारा कोई भी कानून केवल इन आधार पर भेदभाव की बात नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा भेदभाव के आधार बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया था, और हमें क्या होता है, वकील लोग क्या करते हैं, केस बाय केस देखते हैं। हम केवल फंडामेंटल केस देखते हैं जिसने बिल्कुल इतिहास को चेंज कर दिया। वकीलों का तरीका क्या होता है, इस आर्टिकल का उस आर्टिकल क्या रिलेशन है, वो केस बाय केस जाते हैं। हम सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान पॉलिटिक्स पे होता है, केस पे। तो ये पॉलिटी और लॉ पढ़ने का फर्क आ जाता है। तो जिन लोगों को लॉ के रूप में पढ़ा होगा तो उनका पढ़ने का तरीका एकदम अलग होता है। इसे एनसीईआरटी लॉ वाली लिखी गई है, पॉलिटी की। तो हम हर चीज़ को समाज से जोड़ के देखते हैं। अभी राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया था। अब भाई हमारे यहाँ कानून ये कि अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, तभी डॉक्टर लगेगा। एक नर्स ने पीएचडी कर ली, नर्स ने पहले नर्सिंग में मास्टर्स किया, नर्सिंग पीएचडी कर लिया। उसने कहा मैं अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाऊंगी, और कोर्ट मामला चला गया। कोर्ट ने कहा नहीं बहना, आप नहीं लगा सकती, क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री वाला ही लगाएगा। अब आप कह दो, अब आप किसी को जाति धर्म के आधार पर डॉक्टर बनने से नहीं मना कर सकते। पहले तो ये भी होता था, पैदाइशी हो जाता था, पैदाइशी तय हो जाए, जन्म इस जन्म में पैदा हो तो यही काम करेंगे। अब दोस्तों क्या है, कोई जाति हो, कोई लिंग हो, कोई धर्म हो, जो मर्जी हो वही काम करो। पहले जन्म से काम तय होते थे बच्चे, ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है। आज तो आपकी जो इच्छा है, जो विवेकशील है वो काम करिए। तो इसीलिए इन आधारों पर भेदभाव हो सकता है, इस आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं हो सकता। और यही आगे लिख लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल है। अच्छा, आपको अगर आर्टिकल देखना है तो मैं आपको ये बता देता हूं। क्या लगा रहे हैं आप लोग? यही लिखा हुआ है 15 में। मैंने यही बताया, कुछ और बताया? यही तो बताया, तो अब लिख लो। इसलिए ये बुलडोजर, संविधान बुलडोजर हुआ कि नहीं हुआ?
बड़े बड़े को बुलडोज कर दिया। लिख लो मेरे बच्चों, आगे लिख लो। संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद मद्रास प्रांत के द्वारा संविधान लागू होने के बाद मद्रास प्रांत के द्वारा पहली बार मद्रास प्रांत के द्वारा पहली बार मेडिकल कॉलेज में केवल जाति के आधार पर केवल जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था। केवल जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजनवाद में आप जानते हैं इस केस को हमने क्यों लिया है? ये पहला केस था विवाद का, तो जो पहला होता है पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजनवाद में अनुच्छेद 15 के खंड 1 अनुच्छेद 15 के खंड 1 का उल्लंघन कहा था। अनुच्छेद 15 खंड 1 का उल्लंघन कहा था और इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। या इसीलिए इसे रद्द कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब भाई आप सवाल है कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था रिजर्वेशन का, तो केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया मेडिकल कॉलेज में, और केवल जाति के आधार पर था, इसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। ये पहला मामला था। ये केस देखिए, पीटी के लिए वो मामले बहुत इंपॉर्टेंट जो पहली बार आते हैं। ये पहला मामला था जब उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार निष्ठ तत्व का झगड़ा आया। ये पहला मामला था जब उच्चतम न्यायालय ने किसी आरक्षण को रद्द कर दिया। अब सवाल है, अगर उच्चतम न्यायालय किसी प्रावधान को रद्द कर दे तो उसको बचाया कैसे जाए? संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, संविधान संशोधन में आगे पढ़ना है, लेकिन चीजें मिली होती हैं। अगर उच्चतम न्यायालय किसी बात को रद्द कर दे, उसके बचाने का तरीका क्या है? संविधान संशोधन। लेकिन संशोधन कैसे किया जाए वो तभी आप आगे आपको बता देंगे कि चंपकम दोरई राजन केस में जब मामला रद्द किया गया तो आखिर में फिर इसको बचाया कैसे गया। तब तक बीच में दो चीजें और आपको बता दें इस पर आने से पहले। आप याद रखिए, कई लोग कहते हैं कि आज़ादी कुछ नहीं मिला। कई लोग हमारे बड़े बड़े नकारात्मक भाव के लोग हैं, जबकि युवाओं में आजकल बच्चों को ये बात ध्यान देने की है। आजकल बहुत सारे मीडिया में ऐसा, यूट्यूब वगैरह में सोशल नेगेटिविटी बढ़ाने वाले बड़े लोग हैं। अगर युवा नेगेटिव हो गया बच्चों, तो जीवन में इससे बड़ा कोई नुकसान होता नहीं है। अगर आप सकारात्मक हैं, खूब मेहनती हैं, तो आप याद रखो जीवन में असंभव काम संभव बना देंगे। अगर निराशावादी, बताओ मेरे पुत्र। क्या सवाल आपने पूछा?
अभी बताएं ये, अरे यही तो बताना है मेरे पुत्र, बैठ जाओ। अरे यही धीरज धीरज धीरज, पेशेंस। अभी तो हमने माचिस जलाई है, आग लगाना तो बाकी है अभी। ओ माय गॉड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे बच्चे। अभी बता देंगे, अभी आपकी सारी कहानी 16 में आएंगे, सारी कहानी वो बता देंगे क्या आरक्षण का डिबेट है। मैंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन लाया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी डिबेट तो हिलाना बाकी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पर आएंगे, 16 क्लॉज 4 पर आएंगे, सारे डिबेट आपको बता देंगे आरक्षण का। और डिबेट का मतलब हमारे पास 4 पॉइंट होना चाहिए, पक्ष में विपक्ष में, बाकी विवाद चलता रहेगा। अच्छा, आपको विवाद हल करना है, कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिखना है। विवाद जब तक दुनिया है चलती रहेगी। पूछो मेरे बच्चों, दागो दागो सवाल। क्या? थोड़ा वेट करोगे तब तो बताऊंगा मेरे बच्चे। वही बात इधर ही बता रहा हूं। और दूसरी बात है, आपका सवाल तो शायद आपने इस बात को ध्यान से नहीं दिया, मैं किस बात फोकस कर रहा हूं? आरक्षण देने पर मना है या केवल? तो मद्रास सरकार ने क्या गलती की? केवल। उसके अलावा कोई और क्राइटेरिया लगा दिया होता, मामला बच जाता। लेकिन ये कहानी भी थोड़ी वेट कर लो, सारा बता देंगे। अच्छा, कई बार आरक्षण का मामला आते बच्चे जोश में आ जाते हैं। यही बच्चों, जवानी में होश रहना हमेशा। बस जवानी के बेलगाम घोड़े पर अगर विवेक का लगाम लग गई तो आप समझ लो फिर मामला फिट हो जाएगा। इसे सारी बात जवाब मिले, थोड़ा ध्यान से भी सुनो, पहले सुनना तो सीखो। और अच्छा, मैं बात यहां पे था, बताओ मेरे बच्चे। इसीलिए भाई, इसीलिए सीए तो उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आरोप कुछ लोगों ने लगाया कि इसमें केवल धर्म के आधार पर भेदभाव है। कुछ लोग कहते हैं नहीं है। अब वेट कर लो, निर्णय आ जाएगा। आपने बात नहीं समझा। मेडिकल प्रोफेशनल के हिसाब से डॉक्टर नहीं लगा सकते, पीएचडी वाले डॉक्टर अलग होता है, लिखित रूप में मिलता है ना। हाँ, वाला लगा सकते हो। ओ, पूछो मेरे पुत्र, क्या पूछना है? क्या? तो थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए मेरे बच्चों, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, एकदम प्रश्न रिपीट कर देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने की जरूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी हमने कहा फंडामेंटल राइट में खूब जोश रहता है, और धीरे धीरे शांति, जितने जवाब हैं सबके जवाब मिल जाएंगे। आराम से सुन लो। अरे मेरे बच्चों, मुझे पता है कहाँ कहाँ पूछ सकते हो, और देखो मानव स्वभाव जिज्ञासा होती, पूछना चाहिए, लेकिन आपके जवाब मिल जाएंगे। अब अगली बात, जहाँ मैं बताना चाहता था, जहाँ बार बार रुकावट आ गई। अरे मेरे बच्चों, कई लोग कहते हैं कि आज़ादी से कुछ मिला ही नहीं। आज़ादी से तो वो मिला, मैं क्या बताऊं आपको। पहले अंग्रेज होते थे, याद रखना, सारे होटल्स में इंडियन को परमिशन नहीं था। आज भी जो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर के होटल्स हैं, दिल्ली में जाके देख लो, अब तो टैग मिटा दिया गया, उसमें लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अंग्रेज हमें बहुत असभ्य समझते थे, हम असभ्य थे नहीं, हमारा कल्चर जो अलग था। अब देखो दोस्तों, अब ये अजीब सी बात थी, उपनिवेशवादी थे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा थी, और थोड़ा सूट वूट पहन लिया था, ठंडी में थे सूट पहनते थे, और हम खुली धोती पहनते थे। अब धोती सोचो गर्मी के लिए कितना अच्छा है, हर जगह से हवा आती रहती है। अरे भाई, ये सूट टाई इंडिया कंडीशन में थोड़ी फिट करता है, तो जबरदस्ती लोग बांध बांध के परेशान होते रहते हैं। अब चूंकि हम साफा उफा लगा लेते थे और सोचते थे रुमाल रख लेते, सोचते कैसे कि भाई गंवार लोग हैं ये, इनको तरीका ही नहीं है। इसे याद रखिए, जहां जहां सड़कों के नाम मॉल रोड हैं, सिविल लाइन से, आम लोगों के लिए चलना मना था।
इसलिए मेरे बच्चे जरा सोच के देखो, और आज आप जाके इंडिया गेट पे थूको, बैठो, कुछ और कर दो, कुछ नहीं कर सकता कोई, अपनी सड़क है। पहले ऐसा अलाउड नहीं था। जहां भी आप सिविल लाइंस लिखा होता था, मॉल रोड, वहां पे इंडियंस को अलाउड बिल्कुल नहीं होता था। तो हमारे यहाँ ये अंग्रेजों के समय था। कुछ चीजें समाज में भी पता नहीं कहाँ से रूढ़ियाँ आ गई, पता नहीं कहाँ से पोंगापंथी लोग आ गए बीच में, जिन्होंने धर्म का भी सही प्रयोग नहीं किया, क्योंकि धर्म को जाना ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में लिखा कि हमें उस कुएं पर पानी पीने से मना किया गया जहां बाकी सब बच्चे पानी पीते थे। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ तो बड़ी सारे लोग भारत में लड़ रहे थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सारी बातों को पीछे किया। इसलिए जब देखो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 15 में इन्हें हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया। इतनी बारीक बातें हम लिखेंगे अमेरिकन सोच नहीं पाए थे, हमारे एक समस्या अलग अलग थी। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में जो शब्द लिखे गए हैं उसमें लिखा भी गया है, पहली वाली बात तो पहला का रिपीटिशन है। इसमें दुकान कितना, मतलब कहां कहां पे भेदभाव का बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन किया गया है। यानी केवल एक बात तो एक ही है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान। अच्छा, 3 चीजें हर जगह आएंगे जहां जहां रिस्ट्रिक्शन, रिलीजन, रेस और कास्ट। जहां जहां प्रतिबंध की बात 3 शब्द आएगा, चौथा पचम अलग अलग हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, आर 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 नहीं है, आर आर सी, सी आर, सी आर आर। तो ऐसे भी कई बार देख सकते हैं जैसे आपकी। और दूसरी बात है, कहां तक भेदभाव नहीं किया जाएगा, दुकान तक, दुकान तक। लेकिन ये बात याद रखें, दुकान का मतलब हर चीज, दुकान का मतलब है कॉपी रखने की दुकान। आप कहीं पे दुकान में गए, और दुकान का बहुत बड़ा अर्थ है भाई, सैलून वो भी दुकान है, लॉयर्स का मतलब कोई वकील का चैम्बर है वो भी दुकान है। बड़े इसके मतलब है, किसी दुकान में आप गए, आर्चीज की दुकान में गए और आपको लगा बर्थडे में किसी को धनाधन गिफ्ट देना है, आर्चीज वाला कहा आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, नहीं पूछ सकता। दुकान पर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगेंगे। यानी केवल जाति, धर्म, लिंग, या कोई ये कह दे कि नहीं नहीं तुम तो पुरुष हो, तुमको हर चीज कार्ड नहीं मिलेगा, हम केवल महिलाओं को ही देंगे, तभी गड़बड़ है। उल्टा कहे तभी गड़बड़ है। आजकल थर्ड जेंडर की बात भी आ गई है। हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, कुछ चीज नहीं सोच पाए। पहले तो जमाना था थर्ड जेंडर को बड़े लोग हेय दृष्टि देखते थे। आजकल पहली बार हमारे थर्ड जेंडर की बात भी आ गई है। यानी पुरुष और महिला तो होते ही हैं, बाकी थर्ड जेंडर भी होता है। दुकान तक सार्वजनिक रेस्टोरेंट। क्लास के बाद हम लोग चले और सागर रत्नम बैठ जाएं, खूब जम के खाया। उसके बाद आर्टिकल 15(2) दिखा दिया कि खाने का अधिकार है। ये बताओ मेरे बच्चों, होटल वाला आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, इस आधार पर सर्विस नहीं रोकेगा। लेकिन मान लो कि उसी होटल में उसी दिन अंबानी बंधुओं की शादी हो रही है, आपको कभी इसी में मुझे होटल में रहना है, तो रोका जा सकता है कि नहीं? आपने खाना खा लिया तो पैसा देने से मनाही है या जाति के आधार पर नहीं, एंट्री से मनाही है? अब यह नहीं कि आपने खाना खा लिया, जेब में पैसा है ही नहीं, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पढ़ा, एक्साइटेड हो गए कि कहीं जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लो, उसके बाद पैसा नहीं देंगे तो फिर बाद में क्या होगा वो आप समझिए। फिर पैसा देना पड़ेगा। इस अलग अलग होटल के अलग अलग एटिकेट हैं। कई बार ऐसे होटल ताज है, 5 स्टार होटल, उसमें आदमी चप्पल पहन के नहीं आ सकता, उनके ड्रेस कोड हैं। वो पार्टी होगी तो उसी ड्रेस कोड में आपको आना है। अब ये नहीं कि जो मर्जी वही पहन के वहां चले गए। ड्रेस कोड पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, होटल पहले से रिजर्व है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे? दुकान किस आधार पर? केवल धर्म, इन आधारों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। बाकी आधार पे लगेगा, बाकी आधार पे क्योंकि भाई सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? भेदभाव तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं। फिर अगली बात है कि होटल सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। आप पीवीआर में सिनेमा देखने गए और आप कह दिया कि नहीं इस आधार पर भेदभाव होगा, तो हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आपको मुखर्जी नगर के पार्क में एंट्री मिलती है, नहीं मिलती है? पार्क बंद रहता है, खुला रहता है? अगर कहीं भी पार्क बंद हो तो उसके लिए आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन और सार्वजनिक स्थान है।
लेकिन मान लो सार्वजनिक स्थान पर लोग जाके थोड़ा सा मतलब जाके पढ़ लिख रहे हैं तो और क्या होगा। अब कमाल की बात है। कई बार मैं कहता नहीं, आप समझ जाते हैं, कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, सार्वजनिक स्थान पर एंट्री का अधिकार है या जो मर्जी वो करने का अधिकार है? एंट्री का अधिकार है। इसका मतलब केवल उन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बाकी आधार पर रिस्ट्रिक्शन होगा। क्योंकि एक बार तो ऐसे हमारी परिचित कोई प्रोफेसर थी, तो उनका सेमिनार था, तो मैं उनके साथ था और दिल्ली के जेएनयू के पास में। तो ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे हमने किसी से पूछा कि आसपास कौन सी जगह, उसने बता दिया कि जगह है, चले जाओ। और जब मैं प्रोफेसर, वो हिमाचल यूनिवर्सिटी की थी, तो अब जब हम वहाँ पार्क में गए, देखा जो वो मेरे तरफ देख रही है, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। बाकी इसने किसी से कुछ कहा नहीं, धीरे धीरे दबे पाँव। उनको लगा होगा कि यहीं से भी जगह आता है क्या। अब हमें क्या पता था। इसलिए मेरे बच्चों, ये सब काम पार्क में करना मना है। मतलब क्या करना, कमाल की बात है। इन सब कामों को करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बाकी आधार पे नहीं, बाकी आधार पे नहीं है। और एक खास बात देखेंगे, अभी कई देशों में ऐसा है जहां पे ड्रेस कोड चलता है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कई जगह तो आप देखोगे, अभी ईरान का नया चुनाव हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस बार मैं स्कार्फ हटा दूंगा। उसी आधार पर चुनाव जीते हुए, क्योंकि वहां महिलाएं मांग कर रही हैं। दूसरी बात है कुआं। अच्छा, ये पता कि जो पहली श्रेणी का मामला है वो निजी और व्यक्तिगत दोनों यूज हो सकता है, या दूसरी श्रेणी का देख, कुआं पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। दुकान कभी प्राइवेट नहीं होती। दुकान खोल खुद ही बैठे हुए हो आप, ऐसा होगा क्या? रेस्टोरेंट खोल दिया, खुद ही खाए जा रहे हो। पहली श्रेणी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूज होगा। भाई कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है, लेकिन कुआं पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी। पहला केवल पब्लिक होगा। दूसरा, ये टैंक का मतलब है तालाब। यहाँ टैंक, ऐसे टैंक, इंग्लिश को ही टैंक लिख दिया गया है। टैंक का मतलब ये वाला टैंक नहीं है, तालाब। आजकल तालाब तो है नहीं, स्विमिंग पूल है। लेकिन एक बार मैं रांची गया तो पता चला उस रांची शहर में रहने वाला कोई एक व्यक्ति जाके महेंद्र सिंह धोनी के पूल में कूद गया। तो क्या उसे फंडामेंटल राइट है? दिल्ली में बड़े सारे लोगों के अपने स्विमिंग पूल हैं। जिंदल एक ऐसी व्यापारिक हाउस है, सैफ अली खान की मम्मी यहीं रहती है, उनका अपना स्विमिंग पूल है। वो जाके झम से हम कूद जाए उसी में। परमिटेड है या नहीं है? क्यों? ये निजी है मेरे बच्चों। अरे आप तालाब में जाओ, कुएं में जाओ, लेकिन कौन होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। या तो सार्वजनिक संपत्ति से संचालित होना चाहिए, या सार्वजनिक प्रयोग के लिए होना चाहिए। तो हर कुआं, अब पता चला किसी घर में घुसना है तो कुएं से पानी, उसी कुएं का पानी बहुत मीठा होता है। अब घर के अंदर किसी कुआं है और घर के अंदर आपको जाना है, और बहाना किसका ले रहे हो? कुएं का। ये परमिशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है? स्नान घाट और सड़क और सार्वजनिक रिसोर्ट। आपने देखा वैक्यूम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। वैक्यूम सत्याग्रह में मंदिर के आसपास की सड़कों पर भी कुछ लोगों को चलने से रोक दिया गया था। ऐसे ज्ञानी और मूर्ख लोग थे। ये संविधान ने मना किया, इसलिए मना किया था कि किसी को सड़क पे आने से रोक नहीं सकते। लेकिन आप इंडिया गेट के पास जाइए और जहां प्रधानमंत्री आवास वहां लिखा है आम सड़क नहीं है, उसी में कूद जाइए, का सड़क पे आने जाने का अधिकार है। ये सड़क पे नहीं। इसका मतलब जो पब्लिक यूज के लिए हो, जैसे आप देख कैंटोनमेंट एरिया में जाइए, जहां पे डिफेंस का ऑफिस है, वहां लिखा है इस क्षेत्र में जाने पर किसी गोली भी मारी जा सकती है। इतना हार्ड वर्क का प्रयोग किया है, और आपने बिना सोचे समझे आर्टिकल 15(2) पढ़ के वहीं घुस गए कि सड़क, अब तो सड़क, सर ने कह दिया सड़क फ्री है। तो सड़क फ्री नहीं है, वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, वो सड़क फ्री है। प्राइवेट उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, सड़क फ्री नहीं है। तो दो चीजें मना की गई हैं। और रिसोर्ट जो आंशिक या पूरी तौर पर राज्य के पैसे से बनाया गया हो या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हो। अब किसी का निजी लॉन है, उस पर नहीं कूदेगे आप। भाई कई लोग हैं उनके बड़े महल है, निजी लॉन है, आपको कोई आर्टिकल 15(2) वहां भी लागू होता है। यानी आर्टिकल 15(2) है या विषमता को हटाने का बुलडोजर है? आगे लिख दीजिए।
क्या 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 होता है? अरे अरे मेरे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम पीएचडी नहीं किए थे? कमाल की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लिख, अच्छा अच्छा, कई बार ऑनरेरी भी पीएचडी मिलती है, सम्मान से मिलती है, सम्मान से भी तो मिलती है। लिख, क्या लिखा? हाँ, अगला पॉइंट, संविधान के संविधान के अनुसार केवल, अच्छा जब इनको हम लिखते तो ऐसे नोट्स में भी लिखिएगा, ऐसे नोट्स में ऐसे लिखेंगे, रिवीजन में फट से आपको पता चल जाएगा, पीटी में रिवीजन आसानी हो रहेगी। अब ये नहीं कि लाइन में जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, उसके बाद फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ गया वो। अरे यही तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा लिखिए, अच्छे से लिखिए, देखते ही पता चल जाए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा आपने? संविधान के अनुसार इन आधारों पर, अब ये आधार कौन है जैसे, इन आधारों पर निम्नलिखित क्षेत्र में, इन आधारों पर निम्नलिखित क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा। निम्नलिखित क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा जिसमें ए, दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो मूलतः सार्वजनिक उद्देश्यों से ही संचालित किए जाते हैं, जो मूलतः सार्वजनिक उद्देश्यों से ही संचालित किए जाते हैं। बी, कुएं, तालाब, बी, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और रिसोर्ट, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और रिसोर्ट, जो निजी और सार्वजनिक दोनों उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो निजी और सार्वजनिक दोनों उपयोग के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और इनमें से जो भी सार्वजनिक उपयोग के लिए होंगे अथवा सरकारी वित्त से संचालित होंगे,
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होंगे अथवा सरकारी वित्त से संचालित होंगे, इनके उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी वित्त से संचालित होंगे, इनके उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इनके उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन अब याद रखिए, ये क्या विदेशियों के लिए प्रतिबंध हो सकता है? नहीं, क्योंकि बात नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। लेकिन यहां तक अब थोड़ा हेडिंग चेंज कर लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए। महिला और बाल सशक्तिकरण। हेडिंग है महिला और बाल सशक्तिकरण। महिला और बाल, बाल मतलब बच्चों का, महिला और बाल सशक्तिकरण, पहला पॉइंट। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 लिख लीजिए। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेद 14 का ही विस्तार है। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेद 14 का ही विस्तार है। और अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों होगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों होगा। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों होगा। अब आप देखो, इसका मतलब बात को मैं ऐसे समझे, ये है आर्टिकल 14। तो कई बार आप कहते हैं ना कि कई एग्जाम में तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, समानता की बात आ जाए। इसी आर्टिकल, ये पूरा ग्रुप है आर्टिकल 14, इसी का बच्चा क्या है 15, इसी का पार्ट क्या है 17 और 18। ये पूरा ये आर्टिकल 14 का ही पार्ट है। अब बात को इस तरीके से समझ लीजिए। अब बात को ऐसे समझे, भाई आर्टिकल 14 का पार्ट अगर 15, 16 है तो 15 में एक आर्टिकल तो है नहीं, एक क्लॉज तो है नहीं। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 2 हमने पढ़ लिया, क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ आर्टिकल 15। सवाल ये है उसके बाद उसके बाद 15(3) है। उसके बाद जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जुड़ा है, इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। बाद में अभी संविधान संशोधन पीछे पॉलिटिक्स क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बड़ी कहानी है इसके पीछे, बड़े महत्व का है। तो संविधान संशोधन साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। ये 15 क्लॉज 4 जुड़ा पहले संविधान संशोधन से। बाद में हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये 93rd से जुड़ा, 93rd संविधान संशोधन से। बाद में फिर एक आर्टिकल जुड़ा, और यही कहानी अपने आप में दिलचस्प होती है। आर्टिकल जुड़ा कैसे, ये आर्टिकल है ये भारत में बदलती पॉलिटिक्स है। यही हमारे पढ़ने का बार बार तरीका होता है, हम केवल लॉ को वहां तक लेंगे जहां तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पॉलिटिक्स बार बार फोकस में रहेगी। सवाल है बदलाव कैसे हुआ, यही दिलचस्प है, ये देखना। और फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जुड़ा 103rd अमेंडमेंट से।
लेकिन अभी एक एक पर आएंगे। मामला ये है 15(1) और 2 को क्या हम ये कह सकते हैं कि विधि की समक्ष समानता है? 15(1) और 2 को हम क्या कह सकते हैं कि विधि की समक्ष समानता है? कह सकते हैं नहीं। याद रखिए क्यों कहा गया है कि इन आधारों पर भेदभाव मना है। आर्टिकल 15(1) और 2 को देखने पर लगता है भाई सीधी सी बात है, केवल जाति लिंग धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, इसका मतलब सबके साथ समानता की बात कर रहे हैं। बस आर्टिकल 14 से इतना फर्क है कि आर्टिकल 14 में नागरिकों की बात नहीं थी, यहां नागरिकों की बात कर दी, कुछ विशेष क्षेत्रों की बात कर दी। आर्टिकल 14 ये कह रहा है विधि के समक्ष समान होगा, लेकिन आर्टिकल 14 ये नहीं बता पा रहा है कि जाति लिंग धर्म इन स्पेसिफिक बातों को हमने बता दिया कि ठीक है अब तो आधार ही नहीं है। लेकिन क्या आर्टिकल 15(3) से लेकर 15(6) को क्या हम कहेंगे विधि का समान संरक्षण? 14 हर जगह रहेगा। 14 का डुप्लीकेट है 15, 16, 17, 18। 14 बरगद का वृक्ष है, 15, 16, 17, 18 उसकी शाखाएं हैं। तो 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। वो 15 में दिखेगा नहीं दिखेगा? इसलिए आप याद रखिएगा, यहां से समान संरक्षण होता है। समान संरक्षण होता है, भेदभाव होता है। अब बताइए, एक जगह, अब जगह हेडिंग को ध्यान से देखिए, एक एक की बात हम कर लेंगे। हेडिंग ध्यान से देखिए। एक जगह हमने कहा कि केवल जाति लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण। पुरुषों का क्यों नहीं? बूढ़ों का क्यों नहीं? बच्चों, ये बताओ, महिलाओं की बात करना। एक जगह हमने कहा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, फिर अपनी बात काट रहे हैं हम। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2 में क्या कहा? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बाद में तो अपनी ही बात काटे जा रहा हूं। अगले स्टेप पे लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा हूं। तो लफड़ा क्या है? अच्छा, ये बात स्पष्ट है कि नहीं भाई? आपने आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण पढ़ लिया। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब जहां हम इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जहां मैं देख ही नहीं रहा हूं कि इसकी जाति लिंग धर्म ये सब है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कूद पड़े, उनका ये पूंजीवादी बात कर रहे हो सर आप। अरे जी, लिंग जाति धर्म ये कोई विषमता होती है? अरे विषमता तो है, कोई मकान मालिक है, कोई किराएदार है। आर्थिक विषमता की बातें नहीं कर रहे हो आप। इसलिए हमारा संविधान लिखा जा रहा था, कम्युनिस्ट भाई कूद पड़े, साम्यवादियों का खबरदार, ये सब पूंजीपतियों का डिबेट है, हमारे लिए कोई संविधान विधान नहीं है। लोगों पूछा भाई नाराज क्यों हो? उनका हमारे लिए विषमता क्या है? क्या जमींदार, क्या किसान, हटा दो। मकान मालिक, किराएदार, हटा दो। एक बार इधर के समाजवादियों से पूछेंगे, उनका ये समय फुद्दू मत बनाओ। 15(3), 15(4), 15(3), 90, 103, ये सीसेट पढ़ा रहे हो, पॉलिटी पढ़ा रहे हो सर? एक काम करो, मार्क्सवादी जानते क्या कहेंगे? सर देखो, बिला वजह बात मत करो, उलझाओ मत कानून के दांव पेच में। टाटा के पास जो कार है सबको बांट दो। नारायण मूर्ति की जो संपत्ति है सबको बराबर बांट दो। अडानी की संपत्ति बांट दो। ये काम ज्यादा जरूरी है, संपत्ति का बंटवारा। कर क्या रहे हैं? ये फुद्दू बना रहे हैं क्या हम जनता को? हमारे संविधान निर्माताओं ने फुद्दू बना दिया क्या? यही कम्युनिस्ट का आरोप था। इसलिए कम्युनिस्ट का कोई मेंबर हमारी संविधान सभा में नहीं था। और जब हमारा संविधान आजाद हुआ, कम्युनिस्ट से पूछा गया, यहां पे मिठाई खा रहे थे, आजादी का झंडा फहराए थे 15 अगस्त में, रात 14 अगस्त के 12 बजे रात में। और बहुत महत्वपूर्ण काम हमेशा रात में होते हैं। अरे वाह, जैसे जीएसटी पारित करना। अरे क्या आप समझ रहे हैं? ओह माय गॉड। अरे मेरे बच्चों, जैसे जैसे हम झंडा फहरा रहे थे, अब ये लगा कि मिठाई खाएंगे, और उधर उधर जो कम्युनिस्ट थे, लाल सलाम, यह आज़ादी नकली है, यह आज़ादी नकली है, लोग काला झंडा फहरा रहे थे। और मैं कहा भाया पहले मेरे लड्डू तो खा लो। उनका लड्डू नहीं खाएंगे, पहले हम जला के राख कर देंगे, बुझाकर खाक कर देंगे, और उस खाक से जो बने उसे विश्वनाथ कर देंगे। हमने कहा यार ये सब बेकार की बातें मत करो। लेकिन मेरे बच्चों, कम्युनिस्ट का भी जवाब हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है निदेशक तत्व के माध्यम से। उन्होंने खाली नहीं रखा उसका। इसे ये कहना ठीक नहीं है कि हम बस केवल बेकार बेकार आर्टिकल की बात किए जा रहे हैं। अरे संपत्ति का बंटवारा भी हमने किया है। जमींदारी हटी कि नहीं हटी? भूमि सुधार हुआ कि नहीं हुआ?
और अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बस लिख लो बच्चों क्या क्या होता है, लिख लो आप। क्या हेडिंग लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट लिखा, अंत में लिखा क्या था आपने? हाँ देखिए, विधि के समक्ष समानता का विचार, पॉइंट है, पॉइंट है। विधि के समक्ष समानता का विचार अनुच्छेद 15 के विधि के समक्ष समानता का विचार अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 2 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 2 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 15 खंड 3 से अनुच्छेद 15 खंड 3 से विधि के समान संरक्षण का विचार आरंभ होता है। विधि के समान संरक्षण का विचार आरंभ होता है। जिसके अनुसार यदि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, यदि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, तो यह समानता का उल्लंघन नहीं होगा। ब्रैकेट में क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, ब्रैकेट में क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15। अच्छा, अब आप देखो कैसे पॉलिटिक्स घूमी। अब जरा, अच्छा, कई बार हमें ईयर, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951, ये जो पहला संविधान संशोधन 1951 और ये 93rd 2006, ये 2019। और एक बात याद दिला दें, कहाँ फर्क आ गया पॉलिटिक्स में। नेहरू पहले प्रधानमंत्री, और आपको हम याद दिला दें, जब नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, इतनी बड़ी देश में वाकई चुनाव जीतना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। भारत में लोकसभा में अगर किसी एक दल का बहुमत आ जाए तो आप याद रखिए, इतनी महत्वपूर्ण बात है जैसे एक सांड से दूध निकाल लेना। अरे मेरे बच्चों, भारत आपने देखा कहाँ है? ये तो हिंदी हार्टलैंड के लोग बैठे हुए हैं। भारत जाके देखो, अरे क्या, ओ माय गॉड, क्या इंडिया है, इतनी डाइवर्सिटी। मैं तमिलनाडु में एक बार गया, मैंने रास्ता में पूछ रहा था, चेन्नई में था, तो अब ऐसे ऐसे गोल 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 लिखा होता है, मैं समझ नहीं आया। मैं किसी पूछा कि भाई साहब ये बताओ, ये बीच का रास्ता किधर जाता है? मैं बड़ा गया। अरे मेरे बच्चों, अभी तो आप यूपी, बिहार, एमपी इंडिया नहीं है, उसके बाहर निकलो तब पता चलेगा। ऐसे ऐसे भारत में पूरा चुनाव जीतना बड़ा दायित्व था। 1952 में पहला चुनाव, 1952 में पहला चुनाव होने वाला है, 51 पहला संशोधन आ गया। इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही थी। और हुआ क्या, अब जब नेहरू चुनाव प्रचार अभी हुआ, देश आज़ाद हुआ था, तो नेहरू ने कहा था, भाइयों और बहनों, बस एक बार अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हुआ, देश में दूध की नदियां बहने लगेंगी।
कुछ लोगों ने कहा झील की मतलब दही की झील बहने गए, बस लोटा लेके जाओ निकाल के चले आओ। अब याद रखो देश बड़ा उत्साहित था। अच्छा, हर नई नई चीज के प्रति थोड़ा मोहब्बत ज्यादा होती है, कोई भी नई चीज हो, कुछ सालों के बाद उसका महत्व कम होने लगता है। अब भारत को भी नई नई चीज मिली थी, आजादी मिली थी, एक्साइटमेंट था। अच्छा, एक बात याद रखो, आम जनता सोचती है कि सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है कि सरकार नेहरू जी बस ऐसे रखते विकास 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 और धंधना की पूरा लाइट जल जाती, पूरा ट्यूब लाइट हो जाता। अच्छा, नेहरू देखने में बड़े स्मार्ट थे और बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते थे। और उनका भाई और बहनों, मैं एक एक आंखों से एक एक आंसू पूछ दूंगा, लोगों का कुछ ज्यादा ही वादा नहीं कर दिया? नहीं करना ना, मैं वादा नहीं किया है, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, आज़ादी जैसी आई, अब पूरा करने का वादा क्या था? क्योंकि फंडामेंट राइट था, भाई निदेशक तत्व लिख रखा था। और सरकारों ने पहला काम किया जमींदारी उन्मूलन का। फंस गया। जैसे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन वाला कार्यक्रम लिया, फंडामेंटल राइट के नाम पर लोग न्यायालय में चले गए। उनका सुनो, जमीन नहीं छोड़ना। आपके गांव में जमीन जितने टर्न लिए होंगे, आपने कभी ध्यान दिया है गांव पे जाते हुए ये सड़क सांप सीढ़ी जैसी क्यों जाती है, सीधी क्यों नहीं जाती? जितनी जगह सड़क ने टर्न लिया है उतने सड़क पे मुकदमे हुए हैं। अरे मेरे बच्चों, आज भी जब सरकार ने कहा कि अब आपकी जमीन लेंगे, लोगों का ना, जमीन नहीं ले सकते, इसके ऊपर से बना लो सड़क, जमीन हमारी है। यानी पहला मामला जमींदारी सुधार कोर्ट में फंस गया। और दूसरा मामला, जैसे ही राज्य ने आरक्षण दिया, अरे भाई यही तो सामाजिक न्याय था। संपत्ति का वितरण सामाजिक न्याय, ये जमींदारी उन्मूलन था, ये सामाजिक न्याय था। मैं मान लो गांव में अब एक ही व्यक्ति के पास 90 एकड़ जमीन हो, बाकी पूरे गांव के पास 10 एकड़ जमीन हो, ये असमान वितरण है। और राज्य ने, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा था नहीं कि अचानक आप नौकरी दे दोगे, आर्थिक विकास अभी करना था, पैसा था ही नहीं, तो कम से कम जो असंतुलित रूप में था उसको तो बांटा जाए। और ये लोकतंत्र का कमाल काम था। ये जमींदारी उन्मूलन भी फंस गया कोर्ट के चक्कर में। यहीं पर ऐसा लग रहा था कि फंडामेंटल राइट हावी पड़ जा रहा है निदेशक तत्व पे। और तब तक इधर से कोई आपने बताई थी चंपकम दौरी राजन, उधर मद्रास सरकार ने कहा अब हम सामाजिक न्याय करेंगे, आरक्षण देंगे। चंपकम दौरी राजन ने चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ी और यहाँ पे आ गए उच्चतम न्यायालय। और सब हमारे यहाँ जस्टिस कानिया, उनका माय लॉर्ड, ये क्या हो रहा है इस देश में? जस्टिस साहब ने पूछा, अरे क्या हो गया? उनका फंडामेंटल राइट रहेगा नहीं रहेगा? उनका फंडामेंटल राइट तो है ही है, प्रॉब्लम क्या है? उनका देखो केवल जाति के आधार पर आरक्षण कर दिया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, उच्चतम ने रद्द कर दिया। सारे मुख्यमंत्रियों ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, नेहरू जी पहला चुनाव हार गए हम। इंदिरा ने क्या नकारात्मक बातें करते हो, अभी चुनाव हुआ नहीं, कब माहौल खराब चल रहा है, मामला यूपी जैसा हो जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, यही तो पॉलिटिक्स है। और उसके बाद यानी मुख्यमंत्रियों से नेहरू ने पूछा, अरे करें क्या? कहा पहले करें क्या, मारो हथौड़ा फंडामेंटल राइट पे। नेहरू ने कहा लेकिन फंडामेंटल राइट तो बहुत जरूरी है। लोगों का, अरे आपका फंडामेंटल राइट निदेशक के रास्ते में बाधा बन रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, सवाल ये था, जब हमारा संविधान बन रहा था, आप जानते हो डिबेट क्या था, राह कौन सी जाऊं मैं, व्यक्तियों को आजादी दूं या गरीबों को उत्थान कर दूं। सोवियत संघ ने सीधा फार्मूला अपनाया था, सोवियत संघ ने गरीबों का उत्थान करो, आजादी सबको मिल जाएगी। न गरीब ही आगे बढ़ पाए, ना आजादी मिली, सब लोचा हो गया। 1991 में सोवियत संघ वैसे गिरा जैसे फगुनिया पहाड़ से गिर पड़ी थी। माझी देखा था अपने मूवी, वैसे हुआ था। और दूसरी बात, दूसरा ग्रुप वो कहा करता था, अरे भाई अंग्रेज चले गए, आजादी नहीं दोगे, फंडामेंटल राइट ने कौन से संविधान? संविधान निर्माताओं सोचा चलो भाई फंडामेंटल राइट भी रहेगा, सामाजिक न्याय का दस्तावेज रहेगा, लो निदेशक तत्व में रहेगा, भाग 3 में रहेगा, भाग 4 में रहेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। हमने यही सोचा था कि व्यक्ति के अधिकार भी रहेंगे, सामाजिक न्याय भी रहेंगे। मेरे दोस्तों, समाज कैसा बनाओगे जहां केवल विराट कोहली की चिंता रहेगी या गरीब भाइयों की भी चिंता रहेगी? अब आप कहोगे नहीं, केवल गरीब भाई की चिंता रहेगी, सब गरीब हो जाएंगे।
केवल विराट कोहली की चिंता रहेगी तो बात नहीं बनेगी। यानी बात तो यही था, व्यक्ति को देखें या समाज को देखें, पूंजीवाद को देखें या समाजवाद को देखें, और हमने बीच बीच का रास्ता लिया। इसलिए पहला संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट को आधा मेंटल कर गया। पहला हथौड़ा चला फंडामेंटल राइट पे, क्यों? बाधा बन रहा था, सामाजिक न्याय में बाधा बन रहा था, कल्याणकारी राज्य में बाधा बन रहा था, इसलिए हथौड़ा चल गया। और परिणाम क्या है बच्चों? लिख लो, हेडिंग चेंज कर लो। पहला संविधान संशोधन और अनुच्छेद 15। पहला संविधान संशोधन और अनुच्छेद 15। पहला पॉइंट, संविधान में मूल अधिकारों की किसी बच्चे ने कहा रंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है ना बच्चे, और प्रजाति में रंग आई जाती है। और इसीलिए आजकल तो बड़ा विवाद छुड़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कि आजकल हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पुरुष भी फेयर एंड लवली लगाते हैं। एक बार मैंने दोस्तों देखा, भाई एक दुकानदार से मैंने पूछा कि भाई ये क्या है क्रीम? उन्होंने कहा व्हाइटनिंग क्रीम, इसका मतलब जो लगाए गोरा हो जाएगा। तो मैं लाए क्रीम, भैंस को 2-4 बार लगाया। ये आइडिया ही ठीक नहीं है। अरे मेरे बच्चों, मानव का होना पर्याप्त है या गोरा और काला होना पर्याप्त है? होना पर्याप्त है, छोटा और लंबा होना पर्याप्त है, होना पर्याप्त है। यही तो न पढ़ने का परिणाम है। कई बार लोग बिना वजह फंस, अरे मानव है, मैं तो विशेष है, रंग रूप, ये तो भौगोलिक को अनुवांशिक देन है। रंग रूप से बात थोड़ी होती है, भेदभाव सवाल ही पैदा नहीं होते। इसीलिए आजकल तो लोग बैन करें, सब गोरी वाली क्रीम पे हटाओ सब। अच्छा, इंडियन को, जिनको यहाँ पे गोरा होने का गलतफहमी होता है, उनको एक बार यूरोप में जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट रेस के लोग नहीं हैं, व्हाइट रेस के लोग उधर है, हम लोग ब्राउन रेस के लोग हैं। लेकिन सवाल ये है, इसलिए कहा जाता है क्या ब्राउन, क्या व्हाइट, क्या रेड, क्या पिंक? कमाल की बात है। अरे मेरे दोस्तों, इसलिए ये बच्चों को बहुत समझाने की बात है। कई बार तो बच्चे बिला वजह परेशान होते हैं। अरे मेरे दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू महोदय इतने सर्वोच्च पद पर हैं, कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है मेरे बच्चों। अब कोई लोग बिला वजह फेयर एंड लवली के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ नहीं होगा, पैसा खर्च हो जाएगा केवल। लिख लो मेरे बच्चे, क्या लिखा आपने? हाँ, संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजनवाद में उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजन, अभी तो मैंने लिखा था आपको, उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजनवाद में मद्रास प्रांत के आरक्षण को रद्द कर दिया था। मद्रास प्रांत के आरक्षण को रद्द कर दिया था।
न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित करने हेतु न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित करने हेतु संसद ने न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित करने हेतु संसद ने पहला संविधान संशोधन किया। संसद ने पहला संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 15 का खंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 खंड 4 जोड़ा गया, जिसके अनुसार अब देखिए यहाँ की टर्म क्या है, जैसे इसे ग्राफ में आप लिख लीजिए, जिसके अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों सामाजिक और शैक्षिक रूप पिछड़े वर्गों, फिर अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों। अब इन सबको लिखने का देखो मेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पीटी में फायदा मिल जाता है। क्लियर कट हमें रिवीजन पर की वर्ड है उस आर्टिकल में आए हुए हैं, तो कई बार पीटी में क्या होता है उस की वर्ड का महत्व होता है, बाकी मेंस में आर्टिकल का तो कोई रोल होता ही नहीं। क्या लिखा आपने? अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को या संबंधित समुदाय को, सब संबंधित समुदाय के उत्थान के लिए संबंधित समुदाय को उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। विशेष उपाय अंडरलाइन। विशेष उपाय किया जाएगा। अब यहां बड़ी ध्यान देने की बात है, विशेष उपाय का मतलब आरक्षण भी हो सकता है, विशेष उपाय का मतलब स्कॉलरशिप भी हो सकता है, विशेष उपाय का मतलब स्कूलिंग भी हो सकता है। विशेष उपाय तो बहुत बड़ा शब्द है, विशेष उपाय किया जाएगा। लेकिन अब फिर देखिए, ये अगर चंपकम दोरईराजन केस में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के आरक्षण को रद्द न किया होता, पहला संविधान संशोधन आता। और पहले संविधान संशोधन क्या बताया गया? सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, किस शब्द का प्रयोग है? वर्ग। अब देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, हमारे मूल संविधान में आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर हमने संविधान संशोधन से कोई चीज संविधान में जोड़ दी तो संशोधन से जोड़ी गई बात का महत्व कम नहीं होता। अब यह नहीं कि जो संशोधन जोड़ा गया हो उसका महत्व कम है, वो भी संविधान का ही भाग है। मूल संविधान में हो संशोधन से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप खास तौर पे देखेंगे आज हमारे यहाँ आर्थिक पिछड़ापन भी आ गया है, क्योंकि समाज में बड़ा बदलाव आ रहा है। जब हमारा समाज था, देखिए हमारा समाज जब संविधान लागू हुआ 1950 और आज में फर्क है। बच्चों की हकीकत की बात है, जब से उदारीकरण भूमंडलीकरण का दौर आया है तब से सच मानिए हमारे यहाँ बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो 20% जनता गांव में थी, 20% जनता शहर में थी, 80% गांव में थी। आज ये लगभग बराबरी का रेशियो आ गया है। और जरा सोच के देखिए, आज शहर में रहने वाले लोगों के लिए जाति का विभाजन ज्यादा समस्या है या अर्थ का? एक क्लास का डिवीजन है ये। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने क्लास की अभी आर्थिक विभाजन की बात नहीं कही, आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं कही, जो अभी हो रही है संविधान में आ गई। इसमें पिछड़ापन का सामाजिक, देखिए अब सामाजिक पिछड़ापन किसे कहेंगे?
सामाजिक पिछड़ापन का मतलब है कि हमारे समाज की परंपरा में कहीं न कहीं जातिवादी व्यवस्था के योगदान था। इसलिए कहा गया जातिवादी व्यवस्था में जो समुदाय पिछड़ी जाति में है वो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में है वो पिछड़े हैं। अब आप कहोगे सर पिछड़ी जाति के भी पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े हैं। इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के ज़्यादा पिछड़े हैं, पिछड़ी जाति के लोग कम पिछड़े हैं। इसका यह मतलब हो गया पिछड़े दोनों हैं, लेकिन कोई ज़्यादा पिछड़ा कोई। इसका मतलब पिछड़ी जाति कोई होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, क्योंकि पिछड़ों में पिछड़ा, पिछड़ों में अगड़ा। बात समझ में आई? पिछड़ों में पिछड़ा कौन? SC ST। पिछड़ों में अगड़ा कौन? OBC। इसलिए OBC का अदर देन SC ST। जब हम OBC शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा। तो पहली बात हो गई सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ापन। आपको हम याद दिला दें, अब हमारा जो समाज का परंपरागत ढांचा था उसमें लिखा बात थी, अब जो सामाजिक रूप में पिछड़ा होगा उसको शिक्षा के अवसर कब मिल पाए। भाई हमारे यहाँ समाज के विभाजन का, भाई आजकल तो कहा जाता है भाई महिलाएं तो पूरी की पूरी तौर पे सामाजिक रूप में पिछड़ गई। भाई जो सामाजिक रूप में पिछड़ा उसको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाए, और जिसको सामाजिक और शैक्षिक दोनों पिछड़ापन होगा वो गरीब हो ही जाएगा। देखिए आर्थिक पिछड़ापन, बात इंटरेस्टिंग है। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब अमीर और गरीब होना, लेकिन ये भी याद दिला दें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा होगा वो आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा ही होगा, लेकिन जो आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा हो जरूरी नहीं है। जैसे मैं कई बार मैं गांव में जाता हूं तो पंडित जी हैं बेचारे, टूटी साइकिल है, धंधना के चले जा रहे हैं, अगला आदमी कार जा रहा है, पंडित जी नमस्कार। सामाजिक हैसियत पंडित जी ज्यादा है, लेकिन कहां कार कहां साइकिल। आर्थिक हैसियत कम है, सामाजिक हैसियत ज्यादा है। शहरों में वो सब मामला, शहर में हैसियत ही अर्थ से नापी जाती है। यानी आपके पास अगर बड़ी सी कार है, कार नहीं कार, बड़ी सी कार है, बड़ा सा मकान है, तो सब ठीक ठाक है। इसीलिए, लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, आर्थिक रूप में पिछड़ सकता है व्यक्ति अपने भी कारण से, समाज के भी कारण। सामाजिक रूप में केवल समाज के कारण व्यक्ति पिछड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, अब देखो मान लो दिल्ली में कोई आ गया, कोई बच्चा दिल्ली में आ गया, बच्चा उसे आया पढ़ने के लिए, घर वालों ने दनादन पैसे दिए, उसने कहा यार जवानी में घूमा नहीं तो दिल्ली आ गए, जरा देख ही लेते हैं इधर शिमला मसूरी नैनीताल। सर तो ऐसे पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेंगे कहीं भी। इसका मतलब है धीरे धीरे वो आर्थिक रूप में नीचे जा रहा है। आर्थिक रूप में पिछड़ापन आपके भी कारण है। अगर अलार्म बज रहा है, नींद नहीं खुल पा रही, समझ लो आर्थिक रूप में पिछड़ापन जा रहे हो आप। जैसे पढ़ने बैठे हो नींद आने लगती है, तो गरीबी रेखा के नीचे जाने का सीधा परिणाम। ये सच है बच्चों। और जिसको नींद ही नहीं आ रही है, किसी और कारण से नहीं, पढ़ने के कारण से, वो समझ लो वो आर्थिक रूप में 90 डिग्री चीज ठीक कर लेगा। इसलिए मेरे बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने पहली बार सोचा सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को विशेष उपाय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति को तो आइडेंटिफाई करने पर कोई सवाल कभी था ही नहीं। इसमें एक मुद्दा और फंसा हुआ है जो पीटी में छपा रहा था। अब मान लो कि यूपी में कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, तो अब यूपी में सरकार में आरक्षण देने के लिए यूपी विधानसभा, मान लो योगी सरकार कल कहती है कि हम इस अमुक जाति को जनजाति में घोषित कर दे रहे हैं, इस अनुसूचित जाति में घोषित कर दे रहे हैं। यूपी का अधिकार है संसद का। ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार राज्य का है, और SC ST लिस्ट बनाने का अंतिम अधिकार किसका है? संसद का। इसी को हम विस्तार करेंगे बाकी कल।